भाई अब सामने सुनेंगे स्टेबिलिटी कांस्टेंट जिसको बीटा 4 से रिप्रेजेंट कर रखा है यहाँ पे। ये मेटल एटम है, मेटल एटम और आयन है, इसके साथ में लिगेंड अटैच हो रहे हैं और इससे किसका फॉर्मेशन हो रहा है Ml1, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है और Ml1 के साथ किसका अटैचमेंट होगा लिगेंड का। रेगुलर लिगेंड अटैच होते रहेंगे Ml2 प्लस लिगेंड चेंज इन Ml3 प्लस लिगेंड चेंज इन Ml4। ये फाइनल आ गया प्रोडक्ट आपका। भाई अपने पास जो है लिगेंड के कोऑर्डिनेशन नंबर लिगेंड के अकॉर्डिंग होता है। लिगेंड को अभी आप क्या मान के चलो कि ये मोनोडेंटेड लिगेंड, तो ये कॉम्प्लेक्स आपका आ गया। इस इक्वेशन के लिए जो इक्वेशन कांस्टेंट है K1 है, इसके लिए K2 है, इसके लिए K3 है, इसके लिए K4 है। हो गए चारों के लिए। अभी इन सारी इक्वेशन को जब अपन ऐड करते हैं तो कौन सी इक्वेशन आ रही है M+4L चेंज इन Ml4, ये आ रही है क्या। इस इक्वेशन जो है फाइनल इक्वेशन जो आपकी डिजायर्ड इक्वेशन है, ये नहीं दिख रहा लास्ट वाला, इसके लिए जो रिएक्शन कांस्टेंट होगा वो क्या है Ks या फिर बीटा 4 है। इसके लिए क्या है Ks या बीटा 4। रिएक्शन कांस्टेंट जो इक्विलिब्रियम है उस रिएक्शन कांस्टेंट के लिए क्या बोलता है अभी। रिएक्शन कांस्टेंट क्या होता है कोई भी रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ऑफ कंसंट्रेशंस। कौन है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, इनका रेशियो। ये क्या होता है रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होता है। ये K1 हो गया इस रिएक्शन के लिए, ये K2 K3 K4, ठीक है। इस तरह से इन चारों रिएक्शन को ऐड करने से फाइनल आपकी डिजायर्ड इक्वेशन मिली है। तो इन चारों जो K है इनसे भी क्या मिलेगा बीटा 4 या Ks मिलेगा, ठीक है। और इनको किस तरह का रिलेशन होता है इनमें, रिएक्शन को ऐड करने से फाइनल रिएक्शन मिली है तो इनको मल्टीप्लाई करने से ये फाइनल जो रिएक्शन है इसके लिए रिएक्शन कांस्टेंट मिलेगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा Ks और बीटा 4 इज इक्वल टू K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4, ठीक है। इन सबको आप इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा भाई फाइनली। K1 क्या है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, बोलो भाई K1 में प्रोडक्ट है Ml1 अपॉन रिएक्टेंट कौन है M और L, ये क्या इंटू सेकेंड के लिए बोलो भी K1 की वैल्यू क्या होगी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यही लिखा है अपन ने, प्रोडक्ट कौन है Ml1, रिएक्टेंट कौन है मेटल और लिगेंड, ठीक है। तो नेक्स्ट K2 के लिए क्या हो जाएगा Ml2 कंसंट्रेशन ऑफ Ml2, अभी एडिंग हटा देते हैं यहाँ से। अभी क्या आ जाएगा Ml1 और L प्लस ये भी इंटू ये सारे। ये देखो इसमें रिएक्टेंट कौन है Ml1 और L, ये अपॉन में आ गए। प्रोडक्ट कौन है Ml2, ये ऊपर आ गए। नेक्स्ट में क्या है Ml3 और Ml2 L। अभी नेक्स्ट में Ml4 Ml3 L, यही आ रहा है क्या Ml1 Ml2 और Ml3 कैंसिल। हाँ भाई बीटा 4 इज इक्वल टू क्या बचा है Ml4 अपॉन M इंटू L की पावर 3, यही आ रहा है क्या। ये तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है। अनस्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होगा भाई 1 अपॉन बीटा 4। जस्ट अपोजिट जो होता है भाई, स्टेबिलिटी का मतलब क्या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो, ये तो स्टेबिलिटी के लिए बात कर रहे हैं अपन।
अनस्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, मतलब जस्ट अपोजिट रिएक्शन की इनको वापस ब्रेक करने की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या रिलेशन होता है? अभी जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो रिएक्शन है, मान लो इसके लिए ये K1 था और इसके लिए ये K-1 है, तो इन दोनों में रिलेशन क्या होता है? K1 इज इक्वल टू 1/K-1, ये रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये β4 इसके लिए क्या था? स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, तो अनस्टेबिलिटी कांस्टेंट मान लो α4 है, ऐसे रिप्रेजेंटेशन दे नहीं रखा मान लो, तो फिर इन दोनों में रिलेशन क्या होगा? भी α4 इज इक्वल टू 1/β4, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब आपको जो यहाँ से याद रखना है वो क्या रखना है? 11 वालों नालायक बच्चे, जो मैं बता रहा हूँ वो सुन ले, सीधी पंचायती मत कर। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये याद रखना आपको। रिएक्शन कांस्टेंट क्या होगा भाई? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये बिल्कुल जनरल पॉइंट है जो याद रखना है। ये किसके लिए? ये किसी भी इक्वेशन के लिए आ सकता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए आ सकता है। ठीक है, फिर दूसरा क्या पॉइंट आपको याद रखना है? K1 से लेके K4 तक ये जो 4 रिएक्शंस हैं, इन सबको ऐड करने से जो फाइनल आपकी डिजायर्ड इक्वेशन इच्छित अभिक्रिया मिली है, इस रिएक्शन के लिए जो रिजल्टेंट जो Ks होगा वो क्या होगा भी? इन सबको ऐड करने से मिली है फाइनल रिएक्शन, तो इन सबको क्या कर रहे हो आप? मल्टीप्लाई। ये उस टाइम पे पूछा जाएगा जब ये आएगा। ठीक है, जो बता रहे हैं वो वापस पूछा जाएगा। अभी ये बात थी यहाँ पे, इसके लिए एक न्यूमेरिकल भी दे रखा है। अच्छा, कॉपर का कोई कंपाउंड दे रखा है, तो या तो ये पूछा है या ये पूछा है, इन दोनों में से कोई ना कोई का पूछा हुआ है। ठीक है, तो वो कर लेना आप। वापस वही दिक्कत हो गई क्या? हाँ भाई, नेक्स्ट अपन टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स क्या डिस्कस कर लेते हैं? केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है? यहाँ एनसीईआरटी में 3 पॉइंट दे रखे हैं। केमिकल काइनेटिक्स में 3 पॉइंट दे रखे हैं। हाँ भाई, केमिकल काइनेटिक्स यहाँ 3 पॉइंट की अपन डिस्कस कर रहे थे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। यहाँ पे एक तो दे रखा है जी की वैल्यू, इसके लिए वैल्यू दे रखी है जी, रिएक्शन की फिजिबिलिटी कि रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल है या नहीं। जी, डेल्टा जी की वैल्यू, किसकी वैल्यू? डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव, पॉजिटिव या फिर जीरो। नेगेटिव है तो रिएक्शन कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस होगी। रिएक्शन कैसी होगी? थर्मोडायनामिक्स को दिया रहेगा डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है, दैट मीन प्रोसेस या रिएक्शन कैसा है? स्पॉन्टेनियस है, ऑटोमेटिकली होगा। ठीक है, उसको बाहर से किसी फोर्स की, ठीक है, इन्फोर्समेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। पॉजिटिव का मीनिंग क्या है? कि वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, उसको बाहर से आपको क्या करना पड़ेगा? अप्रोच करना पड़ेगा, बाहर से उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, उसको मोटिवेट करना पड़ेगा। जीरो का मतलब क्या है? प्रोसेस जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये कौन था? स्पॉन्टेनियस, ये नॉन स्पॉन्टेनियस और ये नॉट पॉसिबल। हाँ भाई, फिर रेट ऑफ रिएक्शन की तो यहाँ पे बात कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम, किसकी बात कर रहे हैं? इक्विलिब्रियम क्या बता रहा है आपको? रिएक्शन की डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम क्या बता रहा है? कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, इसके बारे में बता। ठीक है, कौन? इक्विलिब्रियम।
तो जो थर्मोडायनेमिक्स है वो आपको बता रहा है कि भाई प्रोसेस पॉसिबल है या नहीं, स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, या फिर पॉसिबल ही नहीं, कैसी कंडीशन में प्रोसेस रिएक्शन। और इक्विलिब्रियम में बता रहा है कि रिएक्शन या प्रोसीजर जो हो रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में है। आज नहीं आए हो? हाँ पहला दिन है। हाँ पहला दिन है तो कोई बात नहीं, आप 10th पास करके आए हो। ऑलमोस्ट यही 2-5 क्लासें तो पढ़ी होगी, 2 ही क्लासों में प्रमोट हुई हो। हाँ तो क्लास में जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं ना, खड़े हो जाओ एक बार। क्लास में टीचर जब पढ़ा रहे होते हैं ना तो बातें नहीं करते हैं पड़ोसियों से। 2 बार मैंने देख लिया, इसका मतलब खुद के समझ में नहीं आ रहा। हाँ भाई, अब अपने जो केमिकल काइनेटिक है, कौन है केमिकल काइनेटिक है, ये क्या बता रहा है? केमिकल काइनेटिक्स क्या बता रही है? कोरोना मुझे लग रहा है बच्चों के बिल्कुल अंदर तक उतर गए, ना तो क्लास में पढ़ने से मतलब नहीं रहा, और ना ही कोई टीचर का मतलब है कि टीचर कौन है, क्या है, मैं क्या समझूं टीचर को। ऑनलाइन मोबाइल पे खूब टीचर मिलते हैं, कोचिंग में आके ऑफलाइन आके तो पैसे देने पड़ते हैं, वहाँ आधे तो फ्री में यूट्यूब पे पढ़ा रहे कि नहीं है आनंद। इसलिए धीरे धीरे वैल्यू कम हो गई। वैल्यू कैसी रहे, मैं क्लास में पढ़ाने आ गया, जो पढ़ा रहे हैं शानदार पढ़ा रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, आपको पढ़ना है ना तो आप आराम से आके बैठो, क्वेश्चन पूछ रहे हो तो 2 बार पूछो, लेकिन बिल्कुल डिसिप्लिन में रहो, ठीक है। सुबह से यही देख रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स आपको क्या बताएगी? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन की रिएक्शन जो है वो किस रेट से प्रोसीड हो रही है। रेट ऑफ रिएक्शन के रिएक्शन जो है वो किस कंसंट्रेशन चेंज से टाइम इंटरवल के रेस्पेक्ट में किस तरह से आगे प्रोसीड हो रही है। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, रिएक्शन का जो रेट है उसके बारे में कौन डिस्कस कर रहा है भाई? केमिकल काइनेटिक। तो केमिकल काइनेटिक के बारे में यहाँ से आपको पता चल गया। तो यहाँ पे अपन क्या पढ़ेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी की जाएगी, और किसकी स्टडी करेंगे भाई? फैक्टर जो अफेक्टिंग होंगे, इसके फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है। और रेट कांस्टेंट वगैरह से रिलेटेड ये पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हाँ भाई, पहली बात तो अपन एक जनरल रिएक्शन ले रहे हैं, आर चेंज इन पी। ये आर मीन्स क्या है? रिएक्टेंट है, क्रियाकारक है। कौन है भाई? रिएक्टेंट है, क्रियाकारक। और ये कौन है? पी मतलब प्रोडक्ट है, उत्पाद है, प्रोडक्ट है, उत्पाद है, ठीक है। इस रिएक्शन के लिए अपन रेट ऑफ रिएक्शन की एक जनरल बात कर रहे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। अब सी क्या है? सी फॉर कंसंट्रेशन, सी फॉर कंसंट्रेशन, सांद्रता। सी क्या है? सांद्रता। तो ये चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। जितने टाइम इंटरवल में चेंज हो रहे हैं, कंसंट्रेशन में जो चेंज आ रहा है, उन दोनों का रेशियो क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन होगा। अब यहाँ पे माइनस और प्लस लिखा हुआ है, इसका क्या मीनिंग है? माइनस जो आता है वो आता है रिएक्टेंट के लिए। किसके लिए आता है? क्योंकि रिएक्टेंट जो है उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है? टाइम जैसे जैसे निकल रहा है, जैसे जैसे टाइम जा रहा है, वैसे वैसे इसकी कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, इसकी कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। ये यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करके इस चीज को अपन पता कर देते हैं। ये कौन है? टाइम। ये इधर कौन है? कंसंट्रेशन। ये यहाँ पे रिएक्टेंट है, कौन है? रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन टाइम के साथ में रेगुलर क्या हो रही है? डिक्रीज।
और ये यहाँ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, टाइम के साथ रेगुलर क्या हो रही है इंक्रीज। ये प्रोडक्ट के लिए है और ये कर्व किसके लिए है, रिएक्टेंट के लिए। जैसे जैसे रिएक्शन टाइम के साथ आगे बढ़ रही है, प्रोसीड हो रही है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट रिएक्शन करके और किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। और प्रोडक्ट जो था वो इनिशियल स्टेज पे क्या था, जीरो था। उसकी अमाउंट क्या था, शुरू में था ही नहीं बिल्कुल। देखो यहाँ पे ये जीरो से स्टार्ट हुआ है, कौन, प्रोडक्ट। अब ये टाइम के साथ क्या हो रहा है, इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, रिएक्शन में क्या होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, तो इसकी कंसंट्रेशन रेगुलर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे अपन एक T1 टाइम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, T1। इसके लिए कंसंट्रेशन इसकी क्या होगी, R1। ये T2 टाइम ले लेते हैं, इसके लिए कंसंट्रेशन क्या होगी भी, ये इस तरह से R2। ये क्या है, P2, और ये क्या है, P1। ये प्रोडक्ट के लिए अपन ने यहीं पे लिख दिया। ठीक है, अब ये प्लस तो आया है किसके लिए, सॉरी माइनस तो आया है, डेल्टा R अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस डेल P अपॉन डेल T। मीन्स ये देखो इधर R के पहले क्या लिखा है, माइनस, और P के पहले, प्रोडक्ट के पहले क्या लिखा है, प्लस। क्यों लिखा है, देखो इधर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होगा भी, पॉजिटिव होगा। इसकी वैल्यू क्या होनी है, पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे T1 टाइम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है R1, जिसकी वैल्यू कंसंट्रेशन जो है ना वो क्या बता रहा है भाई, आप इस एक्सिस पे ऊपर जा रहे हो तो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है कंसंट्रेशन। और ये T2 पर R2 है, तो बोलो R2 R1 की जो वैल्यू थी उसके बाद R2 की वैल्यू है वो कम है कि ज्यादा है, हाँ भाई। क्या लिखा है कि R1 जो है, R1 जो है उसकी वैल्यू क्या है, हाई है, किससे, R2 से। कंसंट्रेशन ये वाली ज्यादा है, ये वाली कम है। ठीक है, जबकि आप लिख रहे हो यहाँ पे डेल्टा, डेल्टा का मीनिंग क्या होता है, चेंज। तो ये जो चेंज है इसका मतलब क्या है, डेल्टा R जो लिखा है इसका मीनिंग क्या है, R2 फाइनल माइनस इनिशियल, R1। R2 की वैल्यू तो क्या है, लो, और ये क्या है, हाई। तो लो माइनस हाई क्या होगा, नेगेटिव होगा क्या, बिल्कुल ये नेगेटिव आ रहा है, इसीलिए देखो यहाँ पे ऑलरेडी क्या लिख दिया, माइनस। तो माइनस इंटू माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपका ऑल ओवर रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। अब अपन देख लेते हैं किसके रेस्पेक्ट में, प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में। प्रोडक्ट जो है उसके उत्पाद के सापेक्ष चेक कर लेते हैं। ये P1 है पहली कंडीशन, ये P2 है लास्ट कंडीशन। बोलो भाई कंसंट्रेशन P1 वाली ज्यादा है या P2 वाली, P2 वाली ज्यादा है। अच्छा, चेंज तो जो होगा डेल्टा P जो है वो क्या होगा भाई, चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है, P2 माइनस P1। अभी बोलो इस बार हाई माइनस लो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा, और आपको यही करना है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको पॉजिटिव रखना है, और यही हुआ है। इसका मतलब इसीलिए यहाँ पे प्लस और माइनस आए, और ये आपने ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या निकाल लिया है, रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी कितने टाइप का, भी 3 टाइप्स के। कौन कौन से, फर्स्ट इनिशियल, फर्स्ट कौन है, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। सेकंड कौन है, एवरेज, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। फोर्थ कौन है, इंस्टेंटेनियस, सॉरी थर्ड कौन है, इंस्टेंटेनियस।
रेट ऑफ रिएक्शन, इनिशियल एवरेज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अभी इनिशियल क्या होगा कि जो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन है इनिशियल स्टेज पे t इज इक्वल टू 0 पे ऑलमोस्ट, या फिर t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड पे, वहाँ पे आप क्या करोगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो कंसंट्रेशन टाइम कर्व है, जो कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ है, इसके ऊपर टेंजेंट खींचोगे, उस टेंजेंट का क्या निकालोगे आप, स्लोप निकालोगे, और उससे क्या बता दोगे, उससे रेट ऑफ रिएक्शन बता दोगे। किस तरह से, ये जो अमाउंट आया है ये क्या है, ये डी आर आया है क्या, और ये जो टाइम, ये जो आया है, इस आपके पास जो ट्रायंगल आया है इसके लिए ये वाला एरिया क्या है, डी टी, तो डी एक्स अपॉन डी टी यही तो क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी टी, या फिर डी आर अपॉन डी टी, यही तो क्या है अपना रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा ये डी कहाँ से आगे भी, डी आर, बोलो भी, डेरिवेटिव है ये जो माइनर चेंज है उसके लिए अपन बता रहे हैं। ये जो डेल्टा अब तक अपन लिख रहे थे ये किसको बता रहा है, अभी मेजर चेंज को बता रहा है। ये किसको बता रहा है, मेजर चेंज को। माइनर चेंज की अपन बात करेंगे, डेरिवेटिव की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी स्मॉल। ठीक है, चलो भाई ये तो कौन था, इनिशियल। अच्छा इनिशियल जिस तरह से आप टेंजेंट ड्रॉ करके और उसका स्लोप निकाल के उससे कैलकुलेट कर रहे हो, जिस तरह से इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन सेम एज इट इज होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इनिशियल में तो इनिशियल स्टेज के लिए आप ऐसा करते हो, और इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी भी पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड के लिए, एक टाइम जो टाइम का पार्ट है उसके लिए इंस्टेंटली उस पॉइंट टाइम पे आप क्या कर सकते हो, उस पर टेंजेंट खींच के उसके लिए क्या बता सकते हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो आर आई एन एस क्या होगा भाई, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी प्लस माइनस, लेकिन यहाँ पे लिमिट लग जाएगी। क्या लिमिट लग जाएगी भाई, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 इंस्टेंटेनियस में। डेल्टा टी जो है उसका अमाउंट क्या है भाई, जीरो की साइड है, उसकी टेंडेंसी क्या है, जो टाइम चेंज है वो किस साइड है, 0 की साइड है, यानी बहुत ही कम टाइम इंटरवल है। उसके लिए आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, वेलोसिटी, तो उसको क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, ये बात है। और बीच में जो रह गए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, जो आप अब तक आपने लिखा वो सब एवरेज ही, वो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए आप बात कर रहे हो, एक मेजर चेंज के लिए बात कर रहे हो, तो वो कौन है भाई, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ये जो अब तक आपने पढ़ा था वो कौन है, आर एवरेज ही है ये सारा। चलो ये एक कॉमन बात होगी, और ये आपके 2 टाइप हो गए, 3 टाइप हो गए किसके, रेट ऑफ रिएक्शन। इसके बाद में अपन किसको डिस्कस कर लेते हैं, रिएक्शन जो थी अब तक अपन ने कौन सी दी थी, बिल्कुल कॉमन रिएक्शन जिसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या भी इसके 1 and 1। अब अपन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन को लिखते हैं। ग्राफ को लेकर किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हुई, सारी बातें सॉल्व हो रही है। हाँ भाई, ये रिएक्शन दे दी आपको एन ए प्लस एम बी चेंज इन ए सी प्लस बी डी, ये गलत कर दिया गया। चलो इसको ए बी सी डी लिख देते हैं ताकि आपको ए बी सी और ए प्लस बी चेंज इन सी प्लस डी। यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री क्या है इसकी, ए बी सी और डी। अब इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन जब आप लिखोगे, क्या लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन जब आप लिखोगे तो क्या होगा,
एक ही फॉर्म में लिख रहे हो तो माइनस आएगा, क्योंकि ये कौन है, रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट के लिए पहले माइनस लिखना है, फिर इसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको 1 में लिखोगे, डेल ए अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस 1/b डेल बी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू प्लस, अब कौन आ गए, प्रोडक्ट, इसलिए अब क्या लिखेंगे अपन, पॉजिटिव लिखेंगे, प्लस 1/c डेल सी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू प्लस 1/d डेल डी अपॉन डेल टी। बोलो भी पता चल रहा है। अब आपको रिएक्शन दे रहे हैं, इसके लिए आपको लिखनी है खुद को 2a + 3b चेंज इन C and 2 + 3H2 चेंज इन 2NH3। लिखो भी। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए इक्वेशन है, रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन है, इस रिएक्शन केमिकल रिएक्शन जो आपको पर्टिकुलर सामने दे रखी है उसके लिए लिखना है। डिसअपियरिंग, ये सही है क्या, डिसअपियरिंग देखो रेट ऑफ डिसअपियरिंग ऑफ N2। हाँ भाई, डिसअपियर कौन हो रहा है यहाँ पे, N2 और H2, ठीक है, और फॉर्मेशन किसका हो रहा है, अपीयर कौन हो रहा है, NH3। हाँ भाई, तो ये हो गए डेल N2 अपॉन डेल टी और डेल H2 अपॉन डेल टी डेल -3 अपॉन डेल टी। यहाँ पे जो इनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो 1/में आ रहा है, लेकिन जब अपन पर्टिकुलर किसकी बात कर रहे हैं, अपीयर या डिसअपीयर की बात कर रहे हैं, फॉर्मेशन या फिर जो स्पेंड हो रहा है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, उसके अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं, तो उसका स्टोइकियोमेट्रिक जो कोएफिशिएंट है वो कहाँ चला जाएगा, इक्वल के उस साइड चला जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से 2 कहाँ चला गया, उस साइड, और उस साइड में कौन है, रेट ऑफ रिएक्शन है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया इसको, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 इज इक्वल टू 2 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन, इसका जस्ट डबल है, ठीक है। चलो ये लिख दिया हो तो इसके बाद में क्या डिस्कस कर लेते हैं अपन, रेट लो लिख दें क्या, रेट लो या फिर LMA, बोलो भी, रेट लो और LMA क्या है, रेट लो और LMA, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन या फिर रेट लो, आपको क्या बोल रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ reaction is directly proportional to concentration of reactant, concentration of reactant, ठीक है।
रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यही क्या है आपका लॉ ऑफ मास एक्शन, और यही कौन है भी रेट लॉ। अब ये जो रेट लॉ आपने लिखा है, इसमें ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जैसे आप यहाँ से हटाओगे तो क्या आ जाएगा के आर की पावर, अभी के कौन है कांस्टेंट है, इसको यहाँ पे रेट कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं रेट कांस्टेंट, या फिर स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर क्या बोलते हैं स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। स्पेसिफिक कैसे होगा, इसकी वैल्यू अपन क्या कर दें 1, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल, तो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो गए रेट कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन वो कब हुआ, जब इसकी वैल्यू क्या है 1, तो ये स्पेसिफिक कंडीशन है, बिल्कुल। चलो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसकी जो कंसंट्रेशन की जो पावर रेट लॉ जो है उसमें इक्वेशन जो लिखी हुई है रेट लॉ की, उसमें रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू आर, के इंटू आर की पावर के एन। ये जो एन है वो कौन है भी, ये जो यहाँ पे एन लिखा हुआ है ये कौन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एन कौन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एज इट इज भी हो सकता है ये स्टोइकोमेट्रिक के, और ये डिफरेंट भी हो सकता है। कैसे, ए प्लस बी चेंज इन प्रोडक्ट। अब अपने पास प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है कि क्या हो, क्योंकि अपन ने यहाँ पे ओनली क्या लिखा है रेट लो एलएमए में, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा रेट लो, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख के फिर के पे आ सकते हैं, ये फिर डायरेक्टली ए की पावर ए और बी की पावर स्मॉल बी। ये जो आपका ए प्लस बी है ये एज इट इज ऑर्डर हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकता है, या फिर इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है इससे। कैसे, के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई, एक्स प्लस वाई may be equal to a plus b और may not be equal to a plus b, ठीक है। हो भी सकता है कि ये इसके इक्वल हो भी सकता है कि ये इसके इक्वल ना हो। कौन, जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट थे जो उन्हीं को पावर में रख के उनका जो एडिशन आप कर रहे हो, उनके सम से जो आपको क्या मिल रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल रहा है, वो एज इट इज आपको मिले जैसा आपको इस रिएक्शन की प्रैक्टिकल वैल्यू मिली। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अलग अलग रिएक्शन के लिए, ठीक है। जैसे कागज यहाँ लिख दे, NH3 चेंज इन N2 प्लस 2NH3 चेंज इन N2 प्लस 3H2। बोलो भाई ये जो रिएक्शन है इसका ऑर्डर क्या है, N इज इक्वल टू क्या है इसके लिए 0। ये 0 ऑर्डर की रिएक्शन है। जनरली जो मेटल सरफेस के ऊपर अपन गैस को क्या कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं, तो वो क्या होती है जनरली 0 ऑर्डर रिएक्शन होती है। हमेशा नहीं बोला, ऑलवेज नहीं बोला है, जनरली बोला है, ठीक है। आगे तो ये इस तरह से, जबकि आप इस रिएक्शन को देख के इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखते, के इंटू NH3 की पावर 2 लिखते। इसको देख के तो ये लिखना होता, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है 0, यानी ये NH3 की जो कंसंट्रेशन है इस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा भी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट लॉ में जो कंसंट्रेशन की पावर है उनका सम ही क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट आ जाते हैं जिनको डिस्कस करना है और जो इम्पोर्टेंट भी है। दोनों कौन कौन है, एक तो पहले तो ये अपन के की जो के की यूनिट, रेट कांस्टेंट की यूनिट इम्पोर्टेंट है, उसकी यूनिट डायरेक्ट है, इसकी वैल्यू दी देंगे किसकी, ना तो आपको ये बोला है कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है,
और ना ये बताया कि इसमें कौन रिएक्टेंट कौन प्रोडक्ट है, ओनली आपको क्या बोला है कि K इज इक्वल टू कितना है 2.46 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 है सेकेंड इनवर्स। बोलो भाई इसके लिए T हाफ क्या होगा, इसके लिए हाफ लाइफ क्या होगा, ये आपको पता होना चाहिए कि सेकेंड इनवर्स किसके लिए होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, और उसके लिए कोई रिएक्शन की कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि उसका T हाफ क्या होता है, बोलो 0.69 T अपॉन K अपॉन क्या होता है K, बोलो इसमें चाहिए कि कुछ नहीं चाहिए, ओनली K की वैल्यू आपको दे दी है, और ये क्या है, ये तो डिजिट है सीधे, वैल्यू है सीधे, ये तो एज इट इज रहेगी, निकाल लो इससे इजीली, ठीक है ये हो जाएगा। तो अभी अपन पहले कैलकुलेट कर लेते हैं यूनिट ऑफ K, यूनिट ऑफ K रेट कांस्टेंट। हाँ भाई यूनिट ऑफ K के लिए आपको क्या करना है, ये लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K R की पावर n, ठीक है। हाँ भाई रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या है, मोल पर लीटर, ये क्या रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन आपको याद नहीं आ रहा तो वहां से याद करो, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल सी अपॉन डेल टी। सी क्या है, कंसंट्रेशन मतलब मोल पर लीटर, और डेल टी अपॉन में मतलब सेकंड है, अपॉन सेकंड है, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड, अरे बोलो भाई क्या आ रहा है, मोल पर लीटर पर सेकंड इज इक्वल टू K, और R क्या है, R भी कंसंट्रेशन है, तो ये क्या आ गया मोल पर लीटर ऑल एन। हाँ भाई यहाँ ये मल्टीप्लाई में है तो इधर कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो क्या आ गया, यहाँ से बोलो K इज इक्वल टू मोल पर लीटर पावर 1 सेकेंड इनवर्स अपॉन मोल पर लीटर पावर n। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर पावर, अभी यहाँ अपॉन से ये अपन ऊपर वाली साइड लेके जा रहे हैं, डिवाइड से ऊपर लेके जा रहे हैं, तो इसकी जो पावर है उसमें साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ऐसा जिनको पता है वो अच्छी बात है, नहीं पता तो और अच्छी बात है। अब सुन लो, ठीक है, यहाँ प्लस था तो ये माइनस हो गया है, ठीक है। अच्छा दोनों की पावर क्या है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड, सेकेंड इनवर्स। अभी अब इसके अकॉर्डिंग ये जो सामने आपके फॉर्मूला आया है इसके अकॉर्डिंग आप K की यूनिट बताओगे, ठीक है, डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। n की वैल्यू क्या है वो यहाँ पे बताई जा रही है, और K यूनिट ऑफ K, यूनिट ऑफ K ये यहाँ पे आपको। हाँ भाई जीरो ऑर्डर कौन सा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ यूनिट ऑफ K क्या होगा, जीरो है, n की वैल्यू तो बोलो यहाँ पे n की जगह जीरो रखते क्या जाएगा, मोल पर लीटर की पावर 1 हो गए, और सेकेंड इनवर्स तो यही हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, बोलो भी हो गए फर्स्ट ऑर्डर। इस बार फर्स्ट ऑर्डर मतलब n की वैल्यू क्या है, 1 है, n की वैल्यू 1 है तो इसमें n की वैल्यू 1 रखते ही 1 माइनस 1 जीरो, किसी की पावर है तो 1 हो गया वो, यानी ये पोर्शन क्या हो चुका 1, तो ये क्या रह गया ओनली सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट इसकी वैल्यू अपन 2 ले लेते हैं, तो 2 लेंगे तो 1 माइनस 2 यानी माइनस 1 आ गया, तो ये क्या आ जाएगा भाई पर मोल लीटर सेकेंड इनवर्स, लीटर मोल इनवर्स लीटर पावर 1 है, ये लीटर और सेकेंड इनवर्स यही आ रहा है क्या। नेक्स्ट थर्ड के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, थर्ड है, तो फिर -3 क्या हो जाएगा -2, तो मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। बोलो भाई आ रहा है क्या, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपको याद होना चाहिए,
ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ना, ये इम्पोर्टेंट है, इजी भी है, इम्पोर्टेंट भी, आपको याद रखना है। डायरेक्ट यूनिट पूछ सकते हैं आपसे, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। इस पे या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए या फिर आपको के की वैल्यू दे दी, इसमें पता नहीं है कि भाई कौन सी ऑर्डर है, ये आपको यूनिट को देख के ही बताना है कि ये फर्स्ट ऑर्डर है या फिर ये 0th ऑर्डर है, ठीक है। जो भी ऑर्डर आ रहा है रिएक्शन का, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है। हाँ भाई, यहाँ देखो एक बार तो अपन ने लिखा है कि ये x प्लस वाई जो है वो a प्लस बी के इक्वल भी हो सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है, मैं और मैं नॉट भी। ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो प्रैक्टिकल वैल्यू होता है। कैसा वैल्यू होता है? प्रैक्टिकल वैल्यू होता है। प्रैक्टिकल वैल्यू कैसा होता है? प्रैक्टिकल वैल्यू होता है तो वो कैसे होता है? ये देखो एक एग्जांपल लेके अपन इसको पढ़ते हैं। ये कैसा वैल्यू है? प्रैक्टिकल वैल्यू है। N2 प्लस 3H2 ABCD में है, इसमें है A B C और इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन 1.2 into 10 to the power minus 2, 2.4 into 10 to the power minus 2, 1.2 into 10 to the power minus 2. अब इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है 3.6 into 10 to the power minus 6, 3.6 into 10 to the power minus 6, और इसको कर देते हैं 7.2 into 10 to the power minus 6, 2.4 into 10 to the power minus 4, 1.8 into 10 to the power minus 4, 2.8 into 10 to the power minus 4. एक प्रोडक्ट से तो अपने को वैसे लेना देना नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन से लेना देना है। देखो भी सामने कैसे आपको चेक करना है। ये इस तरह का एग्जांपल अपने एनसीईआरटी में भी दे रखा है, आपको खोल के देखना उसको, ठीक है। ये एक जनरल इक्वेशन लिए क्या है, 2a प्लस b चेंज इन 3c। इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू दे रखी है, ये जो यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है इनकी कंसंट्रेशन दे रखी है, ठीक है। अभी यहाँ आपको जो कंसंट्रेशन दे रखी होगी वो इस तरह से होगी कि आप यहाँ पे अलग अलग रिएक्टेंट के लिए चेक कर सको कि आप कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस तरह से अफेक्ट हो रहा है। कैसे? यहाँ देखो B जो है उसको पकड़ो एक बार, 3.6 into 10 to the power minus 6 और सेम है, वापस बिल्कुल सेम है। तो इसको क्या किया है, A वाली को देखो डबल कर दिया क्या। वैसे प्रोडक्ट जो है ना, या तो उसको सेम रहने दो या फिर इसको लिखो ही मत, ओनली प्रोडक्ट जो है उसको रहने दो ताकि आप कंफ्यूजन ना हो आपको। हाँ भाई, यहाँ देखो इसको क्या कर दिया है, डबल कर दिया, इंटू 2 कर दिया। तो अब बोलो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंज है, 4.2 into 10 to the power minus 4, 4.2 into 10 to the power minus 4। बोलो सेम है कि कोई चेंज नहीं है? बोले तो ए की जो कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड ही नहीं करता है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, अब इसके लिए इक्वेशन क्या होगी, रेट लो क्या होगा इसके लिए, इस इक्वेशन की रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए की
पावर क्या आ जाएगा 0, बी की पावर क्या आएगा वो अभी अपन निकाल रहे हैं, ये अभी अपने को पता नहीं। ए के लिए तो निकाल लिया, बी तो सेम रखा और ए को क्या कर दिया डबल, तो इस पे कोई चेंज ही नहीं हुआ। मतलब क्या है इसका, इसका मीनिंग क्या है भी जो रिएक्टेंट है आपका ए इससे अफेक्ट नहीं हो रही है रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट, इस बार फर्स्ट और थर्ड में क्या कर रहे हैं, इसको तो कर रहे हैं डबल और इसको रख रहे हैं सेम, ऐसा ही है क्या, इनको सेम रख रहे हैं तो फिर क्या होगा, यहाँ चेक करो कि फर्स्ट और थर्ड में क्या चेंज आ रहा है, डबल हो रहा है क्या, ये डबल हो रहा है, इसका मतलब इसकी पावर क्या है 1। इसको डबल करने पर ये इंटू 4 होता तो यहाँ पे पावर क्या आ जाती 2, इसको डबल करने पर ये 8 टाइम हो जाता, ये 8 टाइम हो जाता, इसकी पावर आ जाती 3 और इसकी पावर कितनी आई है 1 आई है, तो इंटू 2 ही 1 एज इट इज। ठीक है, तो अब ये रेट लो क्या हो जाएगा आपके लिए, ये पावर पर ऑल ओवर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा 0 + 1, यानी ये इस तरह से प्रैक्टिकल वैल्यू। जबकि इस रिएक्शन को देख के आपको क्या लग रहा था, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इसका पावर 2 और इसका पावर 1, यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा 3 होगा। एक्चुअल में क्या निकला है, प्रैक्टिकल वैल्यू क्या निकली हुई 1 है रेट ऑफ रिएक्शन, और वो भी बी पे डिपेंड कर रहा है, उसकी पावर 1 है और ए पे डिपेंड कर ही नहीं रहा, ए पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये आ गया रेट ऑफ रिएक्शन। अब मॉलिक्यूलरिटी और रेट ऑफ रिएक्शन ये दोनों जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और दोनों में क्या है रिलेशन अपन एक साथ और रिलेटिव करके इनको पढ़ेंगे, जो अपन कल डिस्कस करेंगे।